उसने आगे बढ़कर के उसका हाथ जोर से पकड़ा, इतनी कि वह दर्द से चीख उठी। बेदर्दी से दबोचा उसका हाथ, उसके मुंह से सिसकारियां निकल गई। लेकिन अब विवान मल्होत्रा को उसकी तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने अपना चेहरा आयशा के चेहरे के करीब लाकर दांत खींचते हुए बोला, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। मैं तुम्हें बाहर इसलिए नहीं लाया था कि तुम मुझे धोखा दो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे इतना इत्मीनान हो जाऊंगा कि तुम फरार हो जाओगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? मैं तो सिर्फ तुम्हें आजमा रहा था। उसकी आंखें और ठंडी हो गई थी और बोला, मुझे उस लड़के के बारे में भी सब कुछ पता है। क्या नाम है उसका? मोहित। और यह भी पता था कि जब तुम वॉशरूम में गई तो तुझे एक लड़की ने पर्ची दी थी। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मेरी जान की वह रेस्टोरेंट मेरा है और वह पर्ची तुमसे पहले मेरे पास आ गई थी। वहाँ का हर वर्कर मेरा वफादार है। वह एक पल को रुका, फिर ठंडी आवाज में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है और इस गलती की सज़ा तुम्हें बहुत जल्द मिलेगी। उसने झटके से आयशा का हाथ पकड़ के अपने करीब खींचा और लगभग उसका हाथ पकड़े खींचते हुए उसे गाड़ी में बैठाया और उसको घर तक का सफ़र आयशा के लिए जैसे मौत का सफ़र था। उसकी हालत ऐसी थी कि काटो तो बॉडी से खून न निकले। उसकी बॉडी पूरी पत्थर की हो चुकी थी, आंखें खामोश थी और आंसू भी सूख चुके थे। वह सोच भी नहीं सकती थी कि विवान का कहर इस कदर फैल जाएगा कि जैसे ही दोनों मैंसन पहुंचे, वहां का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। बाहर लॉन में पंडित जी बैठे शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। यह देख करके आयशा की बची खुची जान भी निकल गई थी। यानी कि विवान पहले ही फ़ोन करके शादी के बारे में सारे इंतजाम करने को बोल दिया था। आयशा डर से उसकी तरफ देखी। विवान बोला, हमारी शादी अभी होगी। बहुत वक्त दे दिया मैंने तुम्हें। यह सुनकर के आयशा कांपते हुए होठों से बोली, नहीं, ऐसा ऐसा नहीं कर सकते हो आप मेरे साथ। प्लीज, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। वह रोती गिड़गिड़ाती हुई उसके सामने हाथ जोड़कर विनती कर रही थी। लेकिन इस वक्त विवान मल्होत्रा पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। वह बोला, अगर तुम खुद के लिए कैद चुन रही हो तो ठीक है, हमारी किस्मत में यही कैद है। उसकी आवाज़ और कठोर हो गई थी और बोला, जानती हो आज मैं तुम्हें बाहर क्यों लेकर गया था? अगर तुम आज मेरे साथ ईमानदारी से रहती तो मैं तुम्हें कभी भी कैद में नहीं रखता। मैं तो खुद तुम्हें बाहर जाने की इजाज़त भी देता। लेकिन तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुम भरोसे के लायक नहीं हो। तुम अपने आशिक से मिलने जाने वाली थी। अब इस कैद को तुम पूरी ज़िंदगी याद रखोगी। तुम्हें मेरे प्यार की जुबान समझ नहीं आई थी ना, इसीलिए मुझे अब उंगली टेढ़ी करनी पड़ रही है। या तो तुम मुझसे शादी के लिए खुशी खुशी राजी हो जाओ, या फिर अपने घर वालों को बर्बाद होते हुए तुम खुद अपनी आंखों से देखो। और यह कहते हुए वह अपना फ़ोन निकाला और उसके सामने कर दिया। उसके फ़ोन में कुछ पिक्चर्स चल रहे थे। उसे देख करके वह बहुत ज़्यादा डर गई और कहने लगी, नहीं नहीं, मेरे घर वालों के साथ कुछ मत करना। और इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। वह आयशा के पापा को गन पॉइंट पर रखा हुआ था। उसके पापा इस वक्त बाहर किसी से बातें कर रहे थे। यह देखकर वह पूरी तरह से डर गई थी। वह मजबूर होकर के कहने लगी, मैं आपकी हर बात मानूंगी। प्लीज यह सब मत करिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। विवान ने ठंडेपन से जवाब दिया, तो फिर अच्छे बच्चे की तरह शादी के लिए तैयार हो जाओ। यह कहकर के उसने अपने एक सर्वेंट को भेजा। वह आयशा को लेकर कमरे में चली गई। विवान ने उसे एक पैकेट दिया था। वह सर्वेंट ने अपने हाथ में ली और 1 घंटे के बाद वह उसे तैयार करके नीचे लेकर आई थी। वह दुल्हन के जोड़े में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। वह इस वक्त लाल रंग के जोड़े में क्या भला की खूबसूरत लग रही थी। आंखें बड़ी बड़ी, घुंघराले बाल जो इस वक्त गजरे से सजे हुए थे, होठों पर रेड लिपस्टिक जो कि गुलाबों की पंखुड़ियों की तरह लग रहे थे। वह तो परी जैसी खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर विवान उसमें खो सा गया था। आखिर खोए क्यों ना। वह 2 सालों से तो उसे निहार रहा था, केवल उसको टच तक नहीं किया। बस उसको देखकर ही खुद को ठंडक महसूस कर लिया करता था। और उसको मंडप में बैठा दिया गया। कुछ ही देर का खेल था और पूरे तौर पर विवान मल्होत्रा की वो हो चुकी थी। शादी के बाद विवान उसे अपने साथ अपने कमरे में लेकर आया था
और आयशा के पांव कांपने लगे थे। उसका मन हुआ कि वह कह दे कि मैं अपने कमरे में जाऊंगी, लेकिन विवान के चेहरे पर फैली वह भयानक शक्ति को देखकर उसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई कि वह उसे यह बात कहे। वह चुपचाप बेजान कदमों से उसके साथ उसके कमरे में चली गई। विवान ने अपना होठ घुमा करके उसे देखा था। फिर वह आयशा के पास आया, उसे झटके से अपने करीब किया और बोला, तुम अब बस मेरी हो। इतना कहकर के उसके गर्दन पर अपने लिप्स रख दिया और उसे किस करने लगा। उस पर बस अपनी शिद्दत छोड़े जा रहा था। जुनूनी अंदाज में वह कह रहा था, यह सब तुमने अपनी मर्जी से किया है। मैं तुम्हारे साथ यह सब नहीं करना चाहता था। मैं तो तुम्हारे दिल में अपनी मोहब्बत का किरण जलाना चाहता था। उसके बाद ही मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करता, मगर तुम मुझे धोखा दोगी और मैं तुम्हें धोखा देने दूंगा। इतना भी मैं शरीफ नहीं हूँ। बहुत लंबा इंतजार करवाया है तुमने, मैंने किया भी है। एक एक दिन, एक एक रात, एक एक पल गिन गिन करके काटे हैं मैंने। कोई भी पल ऐसा नहीं था कि मैं तुम्हारे बगैर गुजारा हूँ। जब मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल में जागेगी, इंतजार इतना लंबा हुआ कि सालों गुजर गए, लेकिन तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत की एक जगह भी नहीं बना पाया मैं चाहता तो पहले दिन ही तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती शादी करके यह सब कर जाता, मगर मैंने तुम्हें मौका दिया कि मैं चाहता था पहले दिन ही तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती शादी करके यह सब कुछ कर जाता, मगर मैंने तुम्हें मौका दिया कि तुम अब बदल जाओगी, मुझसे प्यार करने लगोगी, लेकिन तुमने तो मुझे उल्टा नफरत ही करी। सब कुछ कर सकता था, लेकिन मैं यह सब कुछ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि इन खूबसूरत पलों में तुम मेरे साथ रहो, पूरे दिल से, पूरे तन मन से, लेकिन अब मुझे मजबूरन यह सब कुछ करना पड़ा, क्योंकि मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हें जब भी मौका मिलेगा तो मुझे छोड़ करके चली जाओगी, और मैं यह बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता और ना ही मर सकता हूँ, लेकिन जो भी हुआ खैर, उसमें मेरा ही फ़ायदा हुआ। तुम अब मेरी हो अब, और तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती हो, किसी भी कीमत पर नहीं, और मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगा। अब तो तुम मेरी ऑफिशियली बीवी बन चुकी हो और तुम्हें मुझसे कोई भी जुदा नहीं कर सकता है। पहले ये काम इतना आसान नहीं था, लेकिन अब तो मेरे पास कानूनी हक है। मैं देखता हूँ कि तुम्हें मुझसे कौन अलग कर सकता है। यह कहकर के उसने आयशा को अपने करीब किया और उसके दुपट्टे को हटाना शुरू किया, लेकिन आयशा उसको घूर कर देखने लगी। इस बात पर विवान उसकी तरफ गुस्से में देखा और बोला, इस तरह से मुझे मत देखो बीबी, वरना बहुत कुछ हो जाएगा। और इतना कहकर के उसके पीठ पर अपने हाथों से टच करने लगा। उसकी गर्दन पर झुक गया था। उसके दुपट्टे खुद ही सरक करके उसके बॉडी से नीचे गिर चुका था। अब पूरी शिद्दत से उसे अपने लिप्स से छूते हुए उसकी धड़कनों पर आ गया था। आयशा ने उफ तक नहीं की और ना ही खुद को छुड़ाने की कोशिश की। वह जानती थी कि यह सारी कोशिशें बेकार हो जाएगी, इसीलिए कोई भी फायदा नहीं था, और वह उसके साथ विवान आयशा से आज से नहीं बल्कि बहुत सालों से प्यार करता आ रहा था, लेकिन वह कभी उसके सामने बताया तक नहीं था। आयशा अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर गई हुई थी, और कैसे अपनी माँ पापा से परमिशन लेकर उस ट्रिप पर गई थी। उसकी माँ तो जाने से साफ मना कर रही थी कि तुम कहाँ जाओगी, लड़की हो, कहीं कुछ हो जाएगा, लेकिन वह अपने पापा की लाडली थी। उसके पापा उसे बहुत समझा बुझा करके जाने के लिए राजी हो गए। आयशा बेटा, तुम कहीं मत जाना, तुम अपने टीचर के साथ ही रहना, कुछ भी हो जाए मुझे फ़ौरन से कॉल करना, डरना नहीं, वहाँ अपना ख्याल रखना। बहुत ही उसकी फिक्र करते थे उसके पापा, और वहीं उसकी माँ तो बिल्कुल भी जाने से मना कर रही थी। उसके पापा अमर शर्मा बोले, क्यों खामखा बच्ची का दिल तोड़ रही हो, 2 दिन की तो जिंदगी है, उसी में खुशी होने दो इसको, और वैसे भी शादी करके चली जाएगी तो कौन सा वहाँ घूमने जाएगी। आयशा अपने मम्मी पापा से विदा लेकर नेक्स्ट दिन अपने कॉलेज के दोस्त के साथ ट्रिप पर निकल गई। वहीं उसके कॉलेज के बहुत सारे दोस्त थे। उसके कॉलेज की 2 बेस्ट फ्रेंड थी, दीपा और जया। वह दोनों उसको देख करके कहने लगी, तुम्हें पता है मोहित भी जा रहा है, मोहित तुमसे प्यार करता है, तुम्हें क्यों पता नहीं है। यह सुनकर आयशा कहने लगी, तुम लोग फालतू की बातें मत करो। तभी दीपा बोली,
अरे इस तरह से भड़कती क्यों हो? देखो जरा उसका फेस, देखो अभी भी तुम्ही को देख रहा है। वह सच में बहुत प्यार करता है तुमसे, और अकेले में कहीं वह तुम्हें प्रपोज करे तो उसको रिजेक्ट मत करना, उसको एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि उसके जैसा लड़का नहीं मिलेगा। मोहित को तो तुम जानती हो, वह कॉलेज का सबसे स्मार्ट लड़का है, उस पर तो सारी लड़कियां मरती है। यह सुनकर के आयशा कहने लगी, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम लोगों को इंटरेस्ट है तो तुम लोग ही चली जाओ, उससे प्यार का इजहार कर लो। मुझे यह सब बकवास की बातें पसंद नहीं है। मैं यहाँ बस एंजॉय करने आई हूँ। मुझे अपने पापा की बातें अच्छे से याद है। जया बोली, तुम सच में बहुत बोरिंग हो यार। और इतना कह कर के वह अपने फ़ोन की दुनिया में खो गई। सारे लोग हंसी मजाक करते हुए अपने मंजिल की तरफ बढ़ते चले गए। वहीं आयशा की नज़र एक बार मोहित की तरफ गई, जो पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ था। वह आयशा को ही देख रहा था। यह देखकर आयशा अपनी नज़रें घुमा ली और सोच में पड़ गई, क्या सच में इन लोगों की बातें सही है? मोहित मुझे वाकई में प्यार करता है? फिर वह अपना सर झटक दी और बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ, मैं तो पढ़ाई में भी नंबर 1 नहीं हूँ। फिर यह इंसान क्यों? यह तो सब कुछ में स्मार्ट है, नंबर 1 है, कॉलेज में टॉप करता है। कुछ ही देर में उनकी बस एक रिसॉर्ट में रुकी। सारे लोग अपने अपने कमरे में चले गए। रात हो चुकी थी। दीपा और जया आयशा के साथ ही कमरे में तीनों आराम से सो गए। थके होने के कारण उन्हें नींद आ गई। अगली सुबह सारे स्टूडेंट को उनके टीचर ने उठाए और बोले, चलो चलो जल्दी से हमें घूमने चलना है, वरना काफ़ी लेट हो जाएगा। हमें यहाँ के टॉप माउंटेन को देखना है और शाम से पहले हमें वापस भी आना है। अपने सब ज़रूरत के सामान ले लिए। वो लोग चल पड़े। बस वहाँ से कुछ ही देर में निकल पड़ी। कुछ देर बस स्टॉप आया तो बस वहाँ पर रुकी। नाश्ते के लिए सभी लोग वहाँ रुके। सारे स्टूडेंट नाश्ता कर लिए थे। आयशा भी नाश्ता कर चुकी थी। दीपा और जया उसी के पास में थी। तभी आयशा का फ़ोन बज उठा। वह फ़ोन रिसीव करके बातें करने लगी। वह अपने पापा से बातें कर रही थी। तभी बस खुलने को हुई तो जया और दीपा आयशा को चिल्ला करके बोली, चलो बस खुलने वाली है। आयशा बोली, नहीं तुम लोग चलो, मैं बात करके आ रही हूँ, क्योंकि वह सिग्नल नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। और बस में जाने के बाद सिग्नल न मिलती तो फिर बात नहीं हो पाती उसकी, और वह अपने पापा से बात किए बिना नहीं जा सकती थी। इसीलिए वह बोली, जाकर तुम लोग बैठो और थोड़ा बस को रोकने के लिए 5 मिनट बोलना। लेकिन बस चालू हो गई और वह बिना इन तीनों को लिए ही चली गई। जया और दीपा एकदम से हैरान हो गई कि वह बस एकदम से छोड़कर उनको कैसे चली गई। यह कोई खेल नहीं था, ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों की थी। टीचर्स ऐसे कैसे कर सकते थे? जया तो पूरी तरह से भड़क गई थी और अपने टीचर्स पर गुस्सा करने लगी थी। आयशा कुछ देर में बातें खत्म करके जैसे ही वह पीछे देखी तो बस जा चुकी थी, मगर वह इस वक्त कुछ नहीं कर सकती थी। वह दीपा और जया के पास गई और कहने लगी, यह क्या हुआ? बस चली गई। तुम लोगों को जाकर मैंने बोला रोकने के लिए, बस को क्यों नहीं रोका? सुनाई नहीं दिया तुम लोगों को? दीपा कहने लगी, मैं अभी जा ही रही थी कि बस स्टार्ट हो गई और बस चली गई। अब क्या करेंगे यार? दीपा बहुत ज़्यादा ही मासूम सा चेहरा बनाकर घबराई हुई हालत में बोली। आयशा कहने लगी, घबराने वाली कोई बात नहीं है, चुपचाप से रहो। हमें फेस पर बिल्कुल भी घबराहट नहीं लानी है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम तीनों खोए हुए हैं, वरना यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। लोग हमारा फ़ायदा उठा सकते हैं। जया यह सुनकर बोली, हाँ आयशा सही कह रही है। और वह लोग अपने टीचर्स को फ़ोन करने लगी, लेकिन बस में नेटवर्क न होने की वजह से वह फ़ोन नहीं लग रहा था। आयशा कहने लगी, हमें रूट का तो पता नहीं, लेकिन शायद यहाँ ऑटो वाले से कहेंगे तो वह लोग हमें वहाँ तक छोड़ देंगे। इतना सोच करके वह तीनों आगे से आते हुए कैब को हाथ दिखाई तो वह रुका और आयशा कहने लगी, मुझे बिग माउंटेन के पास जाना है, आप ले चलेंगे? ऑटो वाला बोला, हाँ चलिए, और वह वहाँ से लेकर चला गया। शायद इस नाम का और भी जगह हो। वह एक सुनसान रास्ते में लेकर गया और वहाँ कैब रोक दिया। तीनों सुनसान जगह देखकर हैरान हो गई
और ऑटो वाले से बोली, आप यहाँ क्यों रोके हैं? हमें यहाँ नहीं जाना है, आप शायद गलत रास्ते पर ले आए हैं हमें। ऑटो वाला कहने लगा, मैडम यही है बिग माउंटेन, आपको यहीं तो जाना था ना। मुझे नहीं पता, आप मेरे पैसे दीजिए और जाते रहिए, आप लोग जैसे मर्जी वैसे। वह काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी तीनों, मगर घबराहट को छिपाए हुए उसे पैसा देते हुए आयशा कहने लगी, अब हमें यहाँ से खुद ही रास्ता तय करना होगा। शायद यही आसपास हम लोगों का बस भी हो, शायद कोई मिल जाए। और वह तीनों पूरे रास्ते फ़ोन लगाती आ रही थी। वहीं बस में मोहित देखा कि वह तीनों है ही नहीं। वह सबसे बोल चुका कि हमारे साथ के तीनों हमारे दोस्त नहीं हैं। सारे टीचर्स और स्टूडेंट हैरान रह गए। आखिर वह तीनों कहाँ जा सकती हैं? टीचर्स भी ढूंढने में लग गए थे। मोहित ज़्यादा परेशान हो रहा था आयशा के लिए। तभी वह सुनसान रास्ते में आयशा के साथ दीपा और जया बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, लेकिन उस रास्ते पर चले जा रही थी। तभी वहां पर दो चार गुंडे बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। वह लोग कहीं से आए हुए थे और वहां पार्टी कर रहे थे। जैसे ही उन तीनों को देखा तो वह अजीब से इशारेबाजी करने लगे और कहने लगे, इस रेगिस्तान में फूल कहाँ से खिल गया? यह तो बहुत ही नई बात हो गई। खैर हम लोगों का क्या, हम लोगों के लिए इंटरटेनमेंट में ज़्यादा मज़ा आएगा। और वह चारों बदमाश उन तीनों की तरफ बढ़ने लगे। आयशा, जया और दीपा दौड़ते हुए सड़क पर भागने लगी और वह हेल्प मांग रही थी, बचाओ बचाओ। शाम होने को आई थी, लेकिन वह तीनों अभी तक अपने ग्रुप वालों से मिली नहीं थी। वह कहाँ पर आकर फंस गई थी। आयशा भी बहुत ज़्यादा डर से कांप रही थी। अभी वह तीनों भाग ही रही थी कि तभी सामने से तेज चलती हुई कार आई और वह टकराते हुए बची। सामने कार वाला रोक दिया। जैसे ही कार रुकी, पीछे बैठा आदमी गुस्से में ड्राइवर से बोला, कार क्यों रोका तुमने? ड्राइवर कहने लगा, सर आगे एक लड़की टकराने से बची है। आयशा बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। वह सर से लेकर पैर तक पसीने से भींगी हुई थी। लड़की का नाम सुनकर अंदर बैठे इंसान को हड़बड़ी सी हुई और वह बाहर निकलकर जैसे ही देखा तो उसे आयशा दिखी। आयशा को देखकर वह पूरी तरह से खो सा गया था और वह हड़बड़ाते हुए उसके पास गया और कहने लगा, क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो? आयशा हकलाते हुए बोली, वह हमारे पीछे। अभी वह पूरी बात बोलती कि तभी गुंडे उसके पीछे से आ गए और कहने लगे, खबरदार जो मेरे पहले देखे हुए माल पर नज़र डाला तो वह मेरी अमानत है, छोड़ो उसे, छूने की भी कोशिश मत करना। इतना सुनकर आयशा डर से कांप गई और वह फौरन से जाकर उस आदमी के पीछे छुप गई और उसके कोट को पकड़ ली। उसको इस तरह से अपने कोट पकड़े हुए देखकर वह आदमी आयशा को बहुत ही प्यार भरी नज़रों से देखा और उसके हाथों पर अपना हाथ रख दिया और बोला, रिलैक्स, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इतना कहकर के वह गुंडों की तरफ बढ़ा और कहने लगा, तुम लोग चाहते क्या हो? चले जाओ यहाँ से। जो भी चाहते हो वह कभी पूरा नहीं हो सकता। तभी उधर से दो गुंडे और आए और दीपा और जया का हाथ पकड़े हुए थे। यह देखकर आयशा और ज़्यादा डर गई और चिल्लाते हुए कहने लगी, छोड़ दो मेरी दोस्तों को, वरना। अभी वह आगे कुछ बोलती कि तभी गुंडे ठहाके लगाकर हंसते हुए कहने लगे, वरना? वरना क्या? क्या कर लोगी? कुछ नहीं कर सकती हो, चुपचाप से हमारे पास आओ और चुपचाप से हमारी पार्टी को शानदार बनाओ। यह सुनते ही उस आदमी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन चारों बदमाशों को बारी बारी से इतना पीटा कि वह लोग उठने के भी काबिल नहीं थे। वह तुरंत आयशा के पास आया और कहने लगा, आप लोग ठीक हो? आयशा, दीपा और जया की तो हालत ही खराब हो गई थी। वह डर से पूरी तरह से कांप रही थी। वह आदमी आयशा के हाथ को पकड़ के अपने कार में बैठाया और बोला, आप लोग बताइए कहाँ जाना है, हम आप लोगों को छोड़ देंगे। आयशा को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि यह इंसान क्यों उसकी मदद कर रहा है और यह इंसान है कौन। ना चाहते हुए भी वह तीनों उसके कार में बैठ गईं, क्योंकि उसने उन गुंडों से उन्हें बचाया था।
आयशा कहने लगी, हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, हम तो एक कॉलेज स्टूडेंट हैं। हम लोग यहाँ ट्रिप पर आए हुए थे, लेकिन हमारी बस हमें छोड़कर निकल चुकी है। गलती से हम बाहर ही छूट गए। और उसने अपने फ़ोन से अपने रिसॉर्ट का नाम बताया तो कुछ ही देर में वह इंसान आयशा को और उसकी दोस्त को ले जाकर के रिसॉर्ट में छोड़ दिया। वह कोई और नहीं बल्कि विवान मल्होत्रा ही था। पूरे रास्ता विवान आयशा को ही अपनी नज़रों से घूरता रहा, जैसे कि उसके चेहरे पर उसकी नज़र टिक गई हो। वह मन ही मन सोच लिया था कि अब इस लड़की को कहीं जाने नहीं देगा, और उसे अपने शहर का नाम भी पूछ लिया था। जिस शहर में विवान मल्होत्रा रहता था, आयशा भी वहीं रहती थी, मगर आयशा को कभी वह नहीं देखा था। वह सोचने लगा, अगर मैं आज इस रास्ते से नहीं आता तो यह लड़की मुझे नहीं मिलती। अच्छा था कि वह रास्ता बंद था। यह तो कीमती हीरा है। सच में आयशा बहुत ही खूबसूरत थी, तभी तो कॉलेज के सारे लड़के उसके दीवाने थे। लेकिन आयशा इस सब चीज़ों से कोसों दूर थी। मन ही मन में विवान एक वादा कर लिया था कि जब भी वह शादी करेगा इसी लड़की से करेगा। उसे एक ही नज़र में आयशा से मोहब्बत हो गया था। आयशा को सही सलामत देख करके उसके कॉलेज के दोस्त काफ़ी खुश हो गए, मगर उनके टीचर डांट भी लगाएं कि ऐसे कैसे वह लोग कर सकते हैं, कहीं कुछ हो जाता तो। आयशा सॉरी बोली, और ऐसा अब नहीं होगा, गलती हमारी ही थी। 2 दिन में ही वह लोग अपनी ट्रिप कंप्लीट करके घर आ गए थे। घर आते ही अभी 2 से 4 दिन भी नहीं गुजरा था कि विवान ने उसे अपने कैद में ले लिया था, क्योंकि विवान को हर पल की खबर रहता आयशा की। उसे पता चला था कि आयशा की शादी की बात चल रही है, जिस वजह से वह आयशा को अपने कैद में कर लिया। उसे तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं था कि विवान उसे पहली नज़र से ही अपनी कैद में रखना चाहता था। वह यह सब बातों पर यकीन नहीं कर रही थी, मगर उसका प्यार सच में सच्चा था। आयशा माने या फिर ना माने, वह आयशा से सच में मोहब्बत कर बैठा था। उधर उसके घर वाले की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसके घर वाले आखिर उसको कहाँ कहाँ ढूंढ रहे होंगे, और वो यहाँ पर पड़ी है, किसी को नहीं पता होगा। उसके मम्मी पापा को बहुत सुनना पड़ा। वह शायद किसी लड़के के चक्कर में पड़ गई थी, मोहब्बत हो गई थी, बदचलन हो गई थी। बहुत सारे नाम से उसे बुलाते थे लोग। उसके मम्मी पापा कहीं भी मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचे थे, और वो भी आयशा से थोड़े धीरे धीरे नफरत कर बैठे थे। इधर आयशा की शादी विवान से ज़बरदस्ती खुद कर लिया। यह सब सोचकर आयशा खुद में ही सिमट गई थी। वह कहाँ से कहाँ आ गई थी। अगर वह उसे इंसान से उस दिन सड़क पर नहीं मिली होती तो आज वह सच में जिंदा भी नहीं बचती, और उन गुंडों से जिंदा बच गई तो आज इस गुंडे ने उसके साथ शादी रचा लिया। वह बेकाबू अपने जज्बातों को इतने महीने से दबाए रखा था। वह बड़े ही प्यार से उसका सर तकिए पर रखा था। लहंगे की जिप एक तरफ से खींच दिया। आयशा ने आंखें बंद कर ली। विवान अपने दहकते नरम लिप्स से धीरे धीरे उसके पूरे बॉडी पर अपना हाथ चलाए जा रहा था। उसके अंग अंग पर अपनी शिद्दतें लुटाते रहा, उसे सिसकियां भरने पर मजबूर कर रहा था। आयशा की उंगलियां अपनी उंगलियों में उलझाया और उसके बंद पलकों को अपने लिप्स से छूते हुए विवान एक झटके से उसकी नाजुकता में उतर गया था। एक गहरी सिसकी थी जो आयशा के लिप्स से निकली थी, और फिर दोनों की गहरी सांस जो माहौल को एक अलग बना दिया था। न जाने कितने महीने का यह तड़प या कितने सालों का प्यासा विवान आज अंदर तक तर चुका था। एक गहरी सांस लेते हुए वह खींचकर आयशा को अपने ऊपर कर चुका था, और आयशा के ऊपर अपने लिप्स रखते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया था। आज उसके दिल को कितना सुकून मिला था, यह वही जानता था। अगली सुबह आयशा की आंख खुली तो वह देखी कि वह विवान के सीने से लिपटी हुई थी। रात का एक एक पल उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वह हड़बड़ा करके उठने लगी, लेकिन विवान फौरन से खींचकर उसे दोबारा अपने करीब कर चुका था। उसकी तरफ करवट लेते हुए वह उसके माथे को हल्के से अपने लिप्स से छू लिया था, और उस पर किस किया था, और बोला, लेटी रहो, कहीं मत जाओ। वह नींद में बड़बड़ाया था। उसकी बाहों का घेरा उसे तंग कर रहा था। आयशा लाख कोशिशों के बावजूद भी उसकी बाहों से नहीं निकल पाई, और
दोबारा उसकी बाहों के घेरे में ही सिमट कर लेट गई थी। अगर विवान की मोहब्बत नॉर्मल होती तो शायद आयशा खुद को खुशकिस्मत समझती, लेकिन आयशा के अनुसार विवान नॉर्मल नहीं था। वह तो बहुत ज़्यादा ही टॉर्चरिंग था। वह ज़बरदस्ती किसी से मोहब्बत कैसे करवा सकता था? आयशा तो नफ़रत भरी निगाहों से उसे देखती रहती थी, मगर वह प्यार भरे नज़रों से उसे देखता और कहता, एक न एक दिन तुम्हें ज़रूर मोहब्बत होगा मुझसे। उसे अपनी कैद में रखकर कैदी बनाए जा रहा था। मोहब्बत को सामने वाले पर ज़बरदस्ती नहीं थोपा जाता है। वह समझता ही नहीं था। वह दीवानेपन की सारी हदें पार कर चुका था। वह तो आयशा के मोहब्बत में दीवाना बन चुका था। विवान की सांसों की सरसराहट आयशा के अपनी गर्दनों पर महसूस हो रही थी। उसके कान खड़े हो गए। बोली, विवान छोड़िए मुझे, यह क्या पागलपन है? पूरी रात मुझे अपने और मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। जबकि वह तो उसे खींचकर अपने सीने से फिर से लगा चुका था। फिर जरा सा ऊपर होते हुए वह उसके नर्म लिप्स पर झुक गया और उसे कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया। अपने लिप्स उसके लिप्स से टच करते हुए उसे किस करने लगा और बोला, तुम मेरी पत्नी हो, इतनी कमज़ोर नहीं हो सकती। सिर्फ एक रात में ही तुम थक जाओगी। अभी तो पूरी ज़िंदगी मुझे सहना है मेरी जानी मन। यह कहते हुए वह फिर से उसके ऊपर हावी। विवान के दीवानगी को देख करके आयशा एक बार फिर से खामोश हो गई। कुछ देर बाद बोला, यार तुमसे तो दिल ही नहीं भरता है। ऐसा करता हूँ कि आज कहीं नहीं जाता हूँ। आज की सारी मीटिंग कैंसिल कर देता हूँ। फ़ोन करके वह तुरंत अपने असिस्टेंट को बताया कि आज की सारी मीटिंग कैंसिल कर दो। आज मैं अपनी वाइफ के साथ समय बिताऊंगा। और आयशा को बोला, जाओ फ्रेश हो जाओ। वह बाथरूम जाने के लिए उठी, लेकिन खुद पर नज़र डालते ही शर्म से पूरी तरह लाल हो चुकी थी। यह देखकर के विवान भी मुस्कुरा उठा और बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ। अब मुझसे कोई भी पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अब हमारे बीच सब कुछ आईने की तरह साफ है। इतना सुनते ही आयशा आंख बड़ी करके चिल्लाते हुए बोली, बस कीजिए। और बगल में रखे चादर को उठाई और अपने खुद पर कवर करते हुए वह बाथरूम में चली गई। वह शावर लेते हुए भी काफ़ी ज़्यादा रोए जा रही थी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि इस इंसान के चंगुल से कैसे बचा जाए। वह यहाँ से दूर जाना चाहती थी, भाग जाना चाहती थी। विवान के बाहों के घेरे से वह परेशान थी। वह ऐसी मोहब्बत नहीं चाहती थी। अब तो उसके घर में भी उसके लिए जगह नहीं बची थी। अब वह जाएगी तो कहाँ जाए? वहीं उधर मोहित भी बहुत ज़्यादा परेशान था कि आखिर आयशा कहाँ चली गई। वह उड़ते उड़ते खबर मिली थी उसे कि वह बहुत बड़े बिजनेसमैन विवान मल्होत्रा ने उसे अपनी बीवी बना लिया है। यह खबर चारों तरफ फैल चुकी थी। यहाँ तक कि आयशा के पापा मम्मी को भी यह खबर मिल गई थी। मगर इन सब चीज़ों में वह बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहे थे कि उनकी बेटी ऐसा कुछ कर सकती है। ज़रूर कुछ दाल में काला है। मोहित अब सोच लिया था कि कुछ तो प्लान बनाएगा और इन सब चीज़ों के तह तक जाकर रहेगा। आखिर सच्चाई है क्या? वह जानेगा क्या सच में आयशा के साथ वह इंसान जबरदस्ती किया है, लेकर गया है उसको, या फिर आयशा खुद से उसके पास गई है? यह जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मोहित अपने सोर्सेस से पता लगाने की कोशिश करने लगा। वह विवान के एक बॉडीगार्ड से उसकी जान पहचान थी। वह उसके दोस्त का दोस्त था। उसे जाकर वह पूछने लगा तो वैसे उसके किसी भी बॉडीगार्ड अपने मालिक के कोई भी बातों को यूँ पब्लिकली नहीं बता सकते, मगर वह दोस्त समझकर उसे बता दिया कि विवान साहब अब तो उस लड़की से शादी कर चुके हैं और उनकी पत्नी हो गई हैं। लेकिन वह चाहती नहीं है इस घर में रहना। वह तो कई बार भागना चाहती थी, मगर विवान सर उसे जाने ही नहीं देते हैं। उससे बहुत प्यार करते हैं वह। यह जानकर के मोहित को बहुत बड़ा झटका लगा। वह सीधे आयशा के मम्मी पापा के घर गया और वह सारी बातें बता दिया। आप लोग अपनी बेटी को यूं छोड़ दिए हैं लावारिसों की तरह। यह नहीं जानते हैं कि वहाँ वह जिल्लत भरी जिंदगी गुजार रही है। विवान सच में बहुत बड़ा राक्षस है। वह आयशा को कैद करके रखा हुआ है। यह सुनकर के आयशा के मम्मी पापा सीधे विवान के मेंशन पहुंच गए।
विवान इस वक्त ऑफिस में बैठकर बस आयशा के बारे में ही सोचे जा रहा था कि मैं आयशा को हर खुशी दी, हर चीज़ पहले ला कर दिया, उसे हर तरह से खुश करने की कोशिश किया, लेकिन वह आज तक मुझसे मोहब्बत नहीं की। आखिर मैं कहाँ चूक कर दिया? मैं उसे कब से अपना बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़बरदस्ती से, प्यार से, गुस्से से, हर तरफ से मैं उसे पाने की कोशिश किया, लेकिन वह मेरी नहीं हो पाएगी। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मैं उसके बिना नहीं जिंदा रह सकता। वह मुझे कभी भी प्यार नहीं करेगी क्या? मैं कैसे रह पाऊंगा? मैं चाहता हूँ कि आयशा मुझे प्यार करे। अभी वह अपनी सोचों में खोया हुआ था कि तभी बॉडीगार्ड्स के फ़ोन आए और कहने लगा, सर कुछ लोग घर पर आए हुए हैं और वह मालकिन से मिलना चाहते हैं। वह लोग कह रहे हैं कि हम उनके माता पिता हैं। यह सुनकर के विवान का तो गला ही सूख गया और वह बोला, किसी को भी अंदर मत जाने देना, मैं आ रहा हूँ। और वह कार में बैठा और अपने घर के लिए निकल गया। देखते ही देखते कुछ ही देर में वह घर आ चुका था, लेकिन उसके आते ही वहां पर दरवाजे पर कोई भी नहीं था। वह अपने बॉडीगार्ड से पूछा कि यहाँ के लोग कहाँ हैं। बॉडीगार्ड्स कहने लगा, वह लोग तो अंदर हैं। यह सुनकर विवान का तो गला ही सूख गया। वह हैरानी की हालत में गया तो देखा कि आयशा अपने मम्मी पापा के बीच में बैठ कर के बहुत अच्छे से बातें कर रही है और उसके मम्मी पापा भी उसके साथ प्यार से बातें कर रहे हैं। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। वहीं साइड में बैठा मोहित भी गुस्से में था। विवान को देखकर आयशा के मम्मी पापा खड़े हो गए और कहने लगे, तुम कैसे हो बेटा? तुमने मेरी बेटी को इतना अच्छे से रखा, इतना प्यार सुख सुविधा दिया। मैं तो अपने जीते जी भी इतना अच्छा लड़का ढूंढ नहीं पाता। मेरी लड़की सच में बहुत ही खुशकिस्मत है। मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं। मेरी बेटी खुश है, यही बहुत है। और यह भी तुमसे बहुत प्यार करती है। आज मैं खुशी से सीना चौड़ा कर सकता हूँ और कह सकता हूँ सबके सामने कि मेरी बेटी जो भी की अच्छा की, और वह कहीं भाग कर नहीं गई है, बल्कि वह तो अपनी खुशियों की ज़िंदगी जी रही है। यह सुनना था कि मोहित फौरन से आयशा का हाथ पकड़ के अपने तरफ खींच लिया और उसके गले के पास चाकू रखते हुए चीख कर बोला, अगर आयशा मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हारी भी होने नहीं दूंगा। मैं आयशा से आज से नहीं बल्कि कॉलेज के टाइम से ही प्यार करते आ रहा हूँ और मेरे प्यार को यूं ही कोई मुझसे छीन नहीं सकता। मैं बर्बाद कर दूंगा। अगर आयशा मेरी नहीं होगी तो किसी की भी नहीं होगी। मैं जान से मार दूंगा और खुद भी मर जाऊंगा। यह देखते ही विवान की तो सांसें अटक गई थी। वह कभी सोचा भी नहीं था कि आयशा को एक खरोच भी आए। वह आंखें लाल किए हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को छूने की? तुम उसे जान से मारोगे मेरे रहते हुए? मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तभी उसके पीछे से आते हुए उसके सर्वेंट ने मोहित को फ्लावर वास उठाकर उसके सर पर दे मारा, जिसकी वजह से मोहित नीचे गिर गया और आयशा फौरन से दौड़ते हुए विवान के सीने से लग गई और कहने लगी, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, वरना यह पागल हो गया है। मैं इससे कभी प्यार ही नहीं की। सिर्फ इससे मुझसे प्यार था, एक तरफा प्यार था। मैं कभी इसे प्यार की नज़र से देखी भी नहीं। सिर्फ यह मेरा एक दोस्त था। यह सुनकर के मोहित अपने सर पर हाथ रखते हुए बोलने लगा, तुम बहुत बड़ी धोखेबाज हो। तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं तो जब भी देखता था तो तुम स्माइल करती थी मुझे देखकर। यह प्यार नहीं तो क्या है? यह सुनकर आयशा कहने लगी, तुम पागल हो, स्माइल करना प्यार होता है। तभी वहां पर मोहित के घर वाले भी आ गए और मोहित को इस तरह से पागलों की तरह हरकत करते हुए देख करके कहने लगे, तुम सच में पागल हो। इस लड़की के प्यार में तुम पागल हो। वह लड़की अब किसी और की हो चुकी है और इतने दिनों से उस विवान मल्होत्रा के साथ रह रही है और वह तुम्हारी पत्नी बनने के लायक भी नहीं है। वह उसकी पत्नी है। तुम क्यों नहीं छोड़ देते हो उसका पीछा? मोहित कहने लगा, मैं जीते जी कभी उसका पीछा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं उसे जी जान से प्यार करता हूँ। आयशा चीखते हुए बोली, बस करो मोहित, मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। मैं सिर्फ और सिर्फ विवान मल्होत्रा की हूँ। यह सुनकर के विवान की आंखों से आंसू आ गए
आज उसे अपने मोहब्बत का एहसास करवा ही चुका था। आयशा खुद अपने मुंह से विवान का नाम ली और वह विवान से मोहब्बत करती है, वह बोल भी दी। यह सुनकर के आज उसे बहुत सुकून मिला कि आयशा उससे भी ज़्यादा मोहब्बत करती है उसे। सब लोग वहाँ से चले गए। आयशा को अपने गोद में लिए विवान अपने कमरे में गया और कहने लगा, तुम इतना मुझसे मोहब्बत करती थी तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आयशा कहने लगी, मैं तो उस वक्त से प्यार करती हूँ जब आप मुझे बचाएं, लेकिन आप मुझे समझते ही कहाँ हैं। आप बस मुझे कैद करके अपना मोहब्बत जाहिर करना चाहते थे। कभी एक बार भी पूछे कि मैं क्या चाहती हूँ आपसे, आपके लिए मैं क्या फील करती हूँ? मेरी बात कभी सुनने की कोशिश भी की है? यह सुनकर के वह अपने घुटनों के बल बैठा और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो आयशा, मैं अपने ही मोहब्बत में सिर्फ डूबा हुआ था कि मैं तुम्हारी फ़िक्र ही नहीं किया। मैं तो बस ऊपर से ही तुम्हारी फ़िक्र करता था। तुम तो मुझसे भी गहरी मोहब्बत करती हो, बेपनाह मोहब्बत। ऐसे कैसे भूल गया मैं? तुम्हारी इच्छाएं जानना भी ज़रूरी नहीं समझा। ठीक है, तुम अगर जाना चाहती हो तो अपने घर लौट सकती हो। मैं अब किसी भी बंधन में तुम्हें बांध कर नहीं रखूँगा। यह सुनकर के आयशा उसका कान खींचते हुए कहने लगी, अभी भी तुम नहीं समझते हो मुझे? बोलो। ठीक है, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर वह अलमारी की तरफ गई ताकि अपना सामान पैक कर सके। तभी विवान उसको पीछे से उसके कमर पकड़ लिया और बोला, तुम नहीं जानती हो कि मैं अपनी ज़िंदगी में कितना अकेला था। बचपन में ही मेरे माँ बाप मर गए और बहन थी जो कुछ साल पहले ही उसका एक्सीडेंट हो गया। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, पर भगवान को यही मंजूर था। और जब मैं तुम्हें देखा तो तुम अपनी सी लगी, दिल को बहुत सुकून मिला। सॉरी जान, मैं आपसे हर बातों का ख्याल रखूँगा। मैं कभी भी तुमसे दूर नहीं जाऊँगा और इतना ख्याल ज़रूर रखूँगा कि तुम्हारे दिल में क्या है, तुम क्या चाहती हो, अब खुश हो। आयशा शर्माते हुए हाँ में सर हिलाई। इस वक्त उसके नज़रें झुकी हुई थी और उसका चेहरा शर्म से पूरी तरह लाल हो चुका था। यह देखकर विवान को फिर से अपने गोद में उठाया और बिस्तर पर लाया और कहने लगा, तो फिर आज मैं ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करूँगा और आज सिर्फ और सिर्फ तुम प्यार करोगी मुझे। आयशा शर्माते हुए उसके सीने से लग गई। यह देखकर के विवान के चेहरे पर भी बहुत बड़ी सी स्माइल आ गई और वह उसको अपने सीने से छुपा लिया और उसके माथे पर किस कर दिया। तो यह थी विवान और आयशा की खूबसूरत सी रोमांटिक स्टोरी। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। ऐसे ही रोमांटिक स्टोरी को सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। धन्यवाद।